तो आपको एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के शिक्षण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और कक्षा 12 के विषय भूगोल हम पढ़ रहे हैं। कल इससे पहले आपको एक वीडियो मिल गया अध्याय नंबर 1 और उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति व विशेष क्षेत्र। आज हम दूसरा पार्ट लेके आए। पहले पार्ट में हमने बात की थी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की कौन कौन सी परिभाषाएं बताई थी। आज हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, ये मानव भूगोल है कैसे, कहां से इसके संसाधन मिले, कैसे इसके विषय क्षेत्र है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं भाग 2। पहले भाग में हमने बात कर ली मानव भूगोल की परिभाषा की, यहां से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो भाग 2 में बात करें मानव भूगोल की प्रकृति है कैसी, मानव ने भौतिक भूगोल से जो सामंजस्य बनाया उसका महत्व क्या है। तो देखिए एक भूगोल वेता है जीन ब्रूस के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति में कहां और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जीन ब्रूस के अनुसार क्या कहा जाता है, कहां अगर कोई मानव भूगोल के अंदर कोई वस्तु है, जैसे पठार है तो किस क्षेत्र में है, मैदान है तो किस क्षेत्र में है, नदियां है तो कहां पे है, मानव कहां रहता है, इसके बारे में चर्चा होती है। क्यों, अब क्यों की बात है, हमने कह दिया कि मानव मैदानों में रहता है ज्यादातर, सबसे ज्यादा मानव विकसित हुआ, मानव का निवास स्थान मैदान में है। तो मानव का मैदान में क्यों हुआ, क्योंकि उपजाऊ भूमि है, अच्छी नदियां हैं और कृषि अच्छी कर लेता है, पशुपालन, तो वो मैदान में रहने लग गया। अब कई बार ये आता है कि मानव नदियों के किनारे जाकर ही क्यों बसा, क्यों का जवाब है कि जल की उपलब्धता थी, जल की जरूरत थी तो नदियों के किनारे जाके बस गए। तो इस तरह की बातें ये जरूरी है कि क्या क्या प्रकृति से संबंध होते हैं। तो 2 शब्द आते, कहां और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास जीन ब्रूस के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति है। उसके बाद देखिए आप बात क्या आती है कि एक भूगोलवेता है हंटिंगटन। भूगोलवेता कौन सी है, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन के 2 वर्ग बांटे। कितने, क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन को कितने वर्गों में बांटा है, 2 वर्गों। कितने, 2, कौन कौन से, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। भौतिक दशाओं का मतलब यह है कि मानव जिस क्षेत्र में रह रहा है वहां का वातावरण कैसा है, वहां की भूमि कैसी है, जलवायु कैसा है, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी होती है, जल कितना उपलब्ध होता है, रहने के लिए उसको क्या क्या मिल रहा है, वहां के रीति रिवाज कैसे। मानवीय अनुक्रिया, फिर मानव उस वातावरण में रहकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, क्या क्या कामकाज करता है, कैसा खान पान उसको मिलता है। जैसे मान लो वो ठंडे इलाके में रहेगा तो उसको खान पान क्या मिलेगा, जैसे मांस वगैरह उसको खाना पड़ेगा। गर्मी और शीत क्षेत्र में रहता है तो उसको, जैसे आज हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, उसकी जरूरत पड़ती है। ये बात होगी। अब देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है क्या, क्या विषय मानव भूगोल का, मानव भूगोल के अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बड़ी बात आती है जनसंख्या की। सबसे ज्यादा जो विषय क्षेत्र है इसका जनसंख्या, किस तरह मानव निवास करता है, जनसंख्या के अंदर कैसी दशाएं होगी। अब कुछ बातें होती हैं, एक होता है मैदान, एक होता है पठार, एक होता है पर्वत, एक होता है द्वीप। अब मानव मैदान में ज्यादा रहेगा। आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस क्षेत्र में निवास करती है, मैदानों में। क्यों, क्योंकि उसके मैदानों में सबसे आसान है रहना, जल की उपलब्धता हो जाती है, कृषि भूमि हो जाती है, पशुपालन सब मिल जाता है। पठारों में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन मिल जाते हैं। पर्वतों पे बहुत मुश्किल है तो बहुत ही कम लोग पर्वतों पे रहते हैं। और द्वीप जैसे पानी से घिरा हुआ है, उसको चारों तरफ पानी से घिरे को क्या कहते हैं, द्वीप। तो अब मान लो यहाँ मानव रहने लग गया तो उसको किसी वस्तु की जरूरत है तो वो बार बार कहीं दूसरे क्षेत्र में थोड़ी जाएगा, तो बहुत कम है इस द्वीप पे रहते हैं। जैसे हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, बड़े बड़े द्वीप है, यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जनसंख्या पर निर्भर करता है कि मानव किस क्षेत्र में निवास करता है, किस तरह। जैसे हम पढ़ते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार। तो ये सारी बातें जनसंख्या की विषय वस्तु सबसे इम्पोर्टेंट है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी क्या होती है, संस्कृति होती है। ये देखिए प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब जहां मानव रहता है उसको किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। जैसे कुछ
बातें हम, और इसका खास करके क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। अब जहां वन होंगे, जहां खनिज होंगे, जहां अच्छी भूमि होगी, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती है। तीसरा आता है सांस्कृतिक भूदृश्य, जिस जगह मानव रह रहा है क्या उसके अनुकूल वो सांस्कृतिक परिदृश्य है। कहने का मतलब कोई नया व्यक्ति आके इस क्षेत्र पर बस गया, उसको इसके रीति रिवाज ही पता नहीं, रीति रिवाज प्रथा पता नहीं है, कैसे रहना है, क्या करना है। एक मानव है, वो खाता तो चावल है, लेकिन जिस क्षेत्र में चला गया वहां लोग सारे के सारे मछली मांस खाते हैं, तो क्या रह जाएगा। तो सांस्कृतिक वातावरण में वो चित्र भूदृश्य में आता है कि मानव किस तरह निवास करेगा, किस क्षेत्र में निवास करेगा। जैसे आपकी किताब में अलग से दे रखा है कि उसके अनुकूल परिवहन होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, संचार होने चाहिए, व्यापारिक क्षेत्र होने चाहिए। अब पारस्परिक संबंध देखिए, पारस्परिक संबंध का मतलब क्या है कि उसके क्षेत्र में पड़ोसी कैसे होने चाहिए। अगर वो किसी क्षेत्र में रह रहा है तो उसकी मित्रता होनी चाहिए या शत्रुता होनी चाहिए। मित्रता होनी चाहिए, अच्छे व्यवहार से मिलजुल कर जो रहेगा वो उनके पारस्परिक संबंध हो गए, तो मानव अच्छे तरीके से जीवन यापन कर पाएगा। जैसे इसमें कुछ बातें लिख रखी है समायोजन के क्षेत्र में कि मानव भूगोल के अंदर उस तरह के वातावरण का अध्ययन किया जाता है जहां उसको मित्रता के, पारस्परिक संबंध के सारे भेद मिलते रहे, ताकि वो अपना बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर सके। इनकी परिभाषा थोड़ी थोड़ी आपकी किताब में दे रखी है, वो आप पढ़ लेगा। दूसरे प्रदेशों से संबंध, अब दूसरे प्रदेशों से मान लो मानव है वो भारत में रह रहा है, क्या सारी चीजें भारत में प्राप्त हो जाएगी उसको? नहीं प्राप्त होगी। भारत में एक हम रह रहे हैं, क्या हमें प्राप्त हो रही है? सारी नहीं। हमारा संबंध किससे होगा? चीन से होगा, कुछ पाकिस्तान अगर हम लेंगे नहीं तो देंगे जरूर, अमेरिका हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, और भी दूसरे देश है जैसे ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे देश है। उन सब के साथ मानव क्या करता है, दूसरे प्रदेशों से संबंध बनाकर ही चलता है ना। आज हमारा देश है, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, तो वो सारे क्या प्रदेशों से संबंध समायोजित करके ही मानव का विकास हो सकता है। कालिक अनुक्रम का मतलब क्या होता है, किस काल में मानव कैसा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कैसे, मान लो आज हम पूरी विकसित अवस्था में, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़े तो हमारे पास परिवहन के साधन है, संचार के साधन है। सबसे पहले मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता, इसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ पैदल चलता था। धीरे धीरे क्या गया, इसने पशु पालना शुरू कर दिया और गाड़ी बना ली, तो बैलगाड़ी इसने स्टार्ट कर दी। एक तो यहाँ पैदल जाता था, मान लो यहाँ कहीं जाने के लिए उसे 1 घंटा लगता था, अब उसके 15 मिनट या आधा घंटा कम हो, अब मान लो उसको 40 मिनट ही जाने में लगते हैं। धीरे धीरे फिर नया काल, आगे समय व्यतीत होता गया और उसने क्या किया, परिवहन की 1-4 व्हीकल गाड़ी आ गई उसके पास। मान लो रेल, जैसे कोयले से इंजन रेल चलने लगी, कारें चलने लगी। पुरानी फिल्मों में अपने कारें देखे हैं, अब 40 मिनट की जगह 25 मिनट ही लगने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर बसें ट्रेनें और तेज चली और उसको 15 मिनट लगने लगे, और अब वायुयान से इसी 1 घंटे को महज 5 से 7 मिनट में दूरी पूरी की जा सकती। तो मनुष्य जिस तरह मानव विकसित होता गया, उसका काल वैसे ही क्या है, समय समय परिवर्तन होता गया। ये बातें आपकी कालिक अनुक्रम के अंदर आती है। और धीरे धीरे क्या हुआ, मानव की संस्कृति भी बदल गई। पहले लोग पत्थर से किसी परिवहन के साधन अपनाते थे, संचार अपनाते थे, फिर धीरे धीरे वायुयान वगैरह में जाने लगा। आजकल सीधा मोबाइल से, ईमेल से सीधा भेजा जाने लगा, 1 सेकंड में उसके पास सूचना पहुंच जाती है। तो वो कालिक अनुक्रम के अंदर मानव भूगोल आ जाती है। उसके बाद देखिए कहानी आगे क्या किस तरह होती है। तो इनकी विषय क्षेत्र कौन कौन से है ये आपको याद रखने हैं, ताकि आपका एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो गलत न। अब देखिए मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। मानव भूगोल का विकास, मानव जो भूगोल है, विकास तो हुआ ही, सीधा तो आया नहीं। मानव भूगोल का विकास पढ़ेंगे हम। अब मानव भूगोल का विकास अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मानव को जिस तरह क्या हुआ कि मानव को जिस तरह माहौल मिला, जिस तरह वातावरण मिला, वैसे वैसे उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले बात आती है प्राचीन समय की। प्राचीन समय में मानव भूगोल, तो इसमें हम काल पढ़ेंगे प्राचीन काल,
फिर हम पढ़ेंगे मध्यकाल और फिर तीसरा पढ़ेंगे आज जो आधुनिक काल आप देख रहे हो। इन तीनों कालों को पढ़ा जाएगा। तो मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? साथ साथ में आप बुक का जितना भी आपको पढ़ाया जाता है एक बार जरूर पढ़ोगे, ताकि आप यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ चीजें पढ़ सको। और जैसे ही हमारा दोबारा विद्यालय कभी स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होगा तो उसमें आपको दोबारा रिवीज एक एक लाइन पढ़ा दी जाएगी। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों कालों में मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आधुनिक काल में आज हम मानचित्र देख लेते हैं बड़े शानदार तरीके से, 1 सेकंड में देख लेते हैं ना। यहाँ मणिपुर है, या झारखंड है, यहाँ बांग्लादेश है। यहाँ इस समय प्राचीन काल में सबसे पहले मानव को दृश्य दर्शाने के लिए मानचित्र का निर्माण किया गया। शुरुआत मानचित्र से हुई कि मानचित्र बना कब, ये बातें ठीक है। कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई, जैसे हम प्राचीन काल में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विकसित हुई, चीन की सभ्यता विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता विकसित हुई, यूनान की विकसित हुई, मेसोपोटामिया की हुई, मेसोपोटामिया ठीक है। तो ये सभ्यताएं विकसित हुई धीरे धीरे। पहले यहाँ मानव कैसे रहता था, कैसे विकसित था, कैसे उनके घर थे, क्या क्या करते थे, कहीं तांबे का प्रयोग होता था, कहीं कांसे का प्रयोग होता था। और अब हम जैसे लोहे और इस्पात का प्रयोग करें तो धीरे धीरे क्या हुआ, मानव का विकास होता गया। कल के वीडियो में हम तीनों पर चर्चा करेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और फिर कल के पार्ट, तीसरा पार्ट हमारा मिलेगा, उसमें हम क्वेश्चनों की बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन है करनी है। तो इस तरह मानव भूगोल का हमने पहला पार्ट शुरू कर दिया। 3 पार्टों में हमारा पूरा हो जाएगा, कल वाला, आज वाला और आगे एक तीसरा पार्ट और होगा। तो धन्यवाद, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। एसवी रावला मंडी नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का घंटा दबाना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए। और वैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए आपके पास भेजे जाए। तो धन्यवाद।